हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि जो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 का कोर्स है उसको। और आज इस कोर्स का और इस चैप्टर का जो है वो लास्ट पार्ट रहने वाला है, लास्ट लेक्चर है इस कोर्स का भी आज ये, क्योंकि आखिरी चैप्टर चल रहा है दैट इज ऑन नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। 3 पार्ट इसके हम लोग देख चुके हैं और आज रहने वाला है चौथा पार्ट। अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स के बारे में, जनरल इन्फॉर्मेशन हमने थोड़ा सा देखी, जनरल कंसेप्ट समझा। उसके बाद हमने देखा कि इंडिया में कौन कौन से होते हैं। हम लोग बात कर चुके हैं अर्थक्वेक्स को लेकर, सुनामी को लेकर हम लोग बात कर चुके हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को लेकर और फ्लड्स को लेकर हमने पिछले पार्ट में बात की है। और आज जो ये लास्ट लेक्चर रहने वाला है इसमें हम लोग बात करेंगे ड्राउट्स को लेकर, यानी कि सूखा जो पड़ता है उसको लेकर, और लैंडस्लाइड्स यानी कि भूस्खलन को लेकर। ठीक है, तो आज इस कोर्स का जो है वो लास्ट लेक्चर है। तो आप लोगों ने इस कोर्स में हमारा अच्छे से साथ दिया और अभी भी दे रहे हैं, आप लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं फिर से कहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो वो लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो। ये वाला जो है, मतलब ये जो कोर्स है ये भले ही एंड हो रहा है, लेकिन आपका और हमारा जो साथ है वो काफ़ी लंबा अभी चलने वाला है, क्योंकि अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है सफ़र की और इसको हम पूरे मंजिल तक पहुंचाएंगे आप लोगों के साथ। आप लोगों का पूरा साथ देने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा साथ देने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर जितना भी कंटेंट है वो आप लोगों के लिए किसी भी तरीके से अगर हेल्पफुल हो रहा है तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, सो दैट कि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो आपसे मिस ना हो। बाकी आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस कोर्स के माध्यम से ये आखिरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि ये कोर्स अब कंप्लीट हो रहा है। तो आप हमारे इस मिशन में साथ दीजिए। आप लोगों के लिए और भी एक कोर्स कंप्लीट हो रहा है, तो एक नया कोर्स आएगा ज़रूर बहुत जल्द, जिसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो स्कैन एंड पे का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, QR कोड को स्कैन करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को UPI ID की अगर ज़रूरत महसूस होती है तो okul@axis बैंक वो भी यहाँ पर दिया गया है। और अगर कोई इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से अगर पेमेंट करने के इच्छुक हैं तो उनके लिए भी जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस मिशन में आप जितना साथ हमारा देंगे, जितना आप लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, जितना सहयोग करेंगे, उसका फायदा जो है वो आप लोगों को ही मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद एक आखिरी बार इस कोर्स के माध्यम से फिर से आप हमें ये बता दीजिए कि इस कोर्स में हमने आपकी किस तरीके से मदद करी इस बुक को पढ़ने में, समझने में, टॉपिक्स को, ये आप हमें बता सकते हैं। या ओवरऑल आप जो भी हमारे चैनल को लेकर और कोई भी कोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, आपको और भी हमारे तरफ से हेल्प मिल रही है, तो उसके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। 50 से 100 शब्दों का एक राइटअप अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ आप हमें ईमेल कर सकते हैं, दैट इज okul.cu@gmail.com पर। और उसमें जो सारी की सारी एंट्रीज हैं वो हम अपने वेबसाइट के टेस्टिमोनियल सेक्शन में जो है फीचर्ड कर रहे हैं। ठीक है, कर भी रहे हैं और आप लोगों की आएगी तो उसको भी हम लोग जरूर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें भी आप करिए, ताकि लोग जो अगर उस चैनल पर आते हैं, उस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तो उन लोगों को भी ये पता लगेगा कि ओकुल जो है इस एजुकेशन के फील्ड में, इस क्षेत्र में किस तरीके से काम कर रहा है और लोगों की मदद यहाँ से हो रही है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं बुक की तरफ। देखिए, आज हम बात करेंगे ड्राउट्स को लेकर, यानी कि सूखा पड़ने को लेकर। ठीक है, द टर्म ड्राउट इज अप्लाइड टू एन एक्सटेंडेड पीरियड व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर availability due to inadequate precipitation, excessive rate of evaporation and overutilization of water from the reservoirs and other storage including the groundwater। तो सूखे के हालात कब पैदा होते हैं या हम कब कहते हैं कि सूखा पड़ रहा है? ठीक है, जब हमारे पास पानी की कमी है। पहली बात तो यह है कि पानी की कमी है और वो काफी लंबे समय तक है, एक्सटेंडेड पीरियड है। ठीक है, लंबे समय तक अगर हमारे पास पानी की कमी है, और क्यों है वो इसलिए है, या तो इनएडिक्वेट प्रेसिपिटेशन है, यानी कि या तो बारिश वगैरह नहीं हुई है, ठीक है, कम हुई है, और हमारा जो इवेपोरेशन है यानी कि जो वाष्पीकरण है उसका रेट ज्यादा है, यानी कि वाष्पीकरण की जो दर है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, और जो रिजर्वॉयर्स वगैरह है, जो हमारे पानी के जल स्रोत वगैरह है, उनका हम लोग यूज जो है वो ज्यादा कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ग्राउंड वाटर भी इसमें इंक्लूडेड है, मतलब ग्राउंड वाटर का जो पानी है, जो जमीन के अंदर का पानी होता है ग्राउंड वाटर, उसका भी हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, या इनमें से कुछ भी अगर हो रहा है, तो हम कहेंगे कि सूखे के हालात जो है बन रहे हैं, ड्राउट जो है वो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद इसके हम टाइप्स देख लेते हैं। ड्राउट्स के प्रकार है, टाइप्स ऑफ ड्राउट्स। पहला है मीटरोलॉजिकल ड्राउट। इसमें क्या है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन देयर इज अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल मार्क्ड विद माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम ओवर टाइम एंड स्पेस। ठीक है, पहली चीज तो यह है कि प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल है, यानी कि कम बारिश हो रही है और काफी लंबे समय तक ऐसा है कि बारिश जो है वो कम हो रही है। ठीक,
और जितनी भी हो रही है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर नहीं है, माल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है, समय के साथ भी और स्पेस के साथ भी, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है दैट इज एग्रीकल्चरल ड्राउट। इसमें क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज सॉइल मॉइस्चर ड्राउट। इसको सॉइल मॉइस्चर ड्राउट भी कहा जाता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो सॉइल मॉइस्चर, जो मिट्टी है उसमें जो नमी है वो कम जब हो जाती है, ठीक है, और उससे क्या है कि जो क्रॉप्स को सपोर्ट है वो नहीं मिल पाता, तो उससे क्या है कि क्रॉप जो है वो फेल कर जाती है। तो इस तरीके का जो ड्राउट है उसको बोला जाता है एग्रीकल्चरल ड्राउट, ठीक है। मोरओवर अगर एन एरिया हैज मोर देन 30% ऑफ इट्स ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अंडर इरिगेशन, तो उस एरिया को एक्सक्लूड कर लिया जाएगा ड्राउट प्रोन कैटेगरी से। ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऐसा एरिया, ठीक है, मतलब किसी भी ऐसे क्षेत्र में से जिसका 30% से ज्यादा जो है वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, 30% ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का, ठीक है, नेट सोन एरिया नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, ये नेट सोन एरिया नहीं है, ये ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है, ठीक, नेट सोन एरिया नहीं है। नेट सोन एरिया ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में अंतर क्या है मैं भी आपको बताता हूं, ठीक है। तो उसका मतलब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का 30% जो है वो अगर अंडर इरिगेशन है तो उस क्षेत्र को ड्राउट प्रोन क्षेत्र से या ड्राउट प्रोन कैटेगरी से हटा लिया जाएगा, ठीक है। देखिए नेट सोन एरिया उसके बारे में आपको समझाता हूं। सपोज कर लीजिए ये कोई लैंड है, ठीक है, 5 हेक्टेयर बाय 5 हेक्टेयर की लैंड है, तो 25 स्क्वायर हेक्टेयर, सॉरी 5 बाय 5 की ये लैंड है, मतलब 25 आप इसको कह सकते हैं किलोमीटर मान लीजिए, चलिए, ठीक है। तो ये 25 किलोमीटर स्क्वायर की लैंड है, ठीक है, ये एरिया हो गया। अब ये पूरा का पूरा जो एरिया है, दिस एरिया विल बी नोन एज, यानी कि 25 किलोमीटर स्क्वायर एरिया विल बी नोन एज योर नेट सोन एरिया, यानी कि इतना आपका टोटल एरिया है, ठीक है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने इस पूरे के पूरे लैंड में, ठीक है, पूरे के पूरे 25 किलोमीटर लैंड पे आपने सीजन 1 में पूरे के पूरे 25 किलोमीटर स्क्वायर पे क्या की है, खेती की है, ठीक है, एग्रीकल्चर किया है पहले सीजन में। इसके बाद जब आपका दूसरा सीजन आता है तो सपोज कर लीजिए आपके पास बारिश वगैरह, मतलब आप कह सकते हैं कि आपके पास पानी वगैरह कम है, ठीक है। मान लीजिए पहले सीजन में आपके पास पानी ज्यादा था तो आपने पूरे के पूरे 25 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कृषि करी। दूसरे बार में आपने क्या किया कि आपके पास पानी ज्यादा नहीं है तो आपने सिर्फ 15 किलोमीटर स्क्वायर में, आपके पास इरिगेशन का कुछ थोड़ा बहुत साधन थे, आपने 15 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में जो है वो कृषि कर ली, यानी कि खेती कर ली, आप कह सकते हैं इस तरीके से। इसको मैं अगर आपको दिखाऊं थोड़ा सा कलर करके, तो पहले सीजन में तो आपने ये कर लिया, ठीक है, दिस इज सीजन 1 शोन विद ब्लैक कलर। इसके बाद दिस इज योर सीजन रेड, सपोज कर लो ये सीजन 2 जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये मान लीजिए आपका इतना है, ठीक है, आपने सिर्फ इतने एरिया में करा, यानी कि 15% में, मतलब 15 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, जो कि हो गया टोटल का 60%। तो अब आप क्या कहेंगे कि नेट सोन एरिया कितना है आपका? नेट सोन एरिया तो आपका जो टोटल एरिया है वो उतना ही होगा, दैट विल बी 25 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपका जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है, आपने क्रॉपिंग कितने में की है? 25 में प्लस 15 में, 25 में प्लस 15 में, तो दिस बिकम्स योर 40 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो आपका है वो 40 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और जो नेट सोन एरिया है दैट इज 25। तो जो यहां पर बात की गई है ये 30% की, ये ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का है, ठीक है, नेट सोन एरिया का नहीं है, ठीक है। आई होप आप ये कंसेप्ट जो है क्लियरली समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रकार का जो ड्राउट है दैट इज हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। इसमें क्या है? इट रिजल्ट्स व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन डिफरेंट स्टोरेज एंड रिजर्वॉयर्स लाइक एक्विफर्स, लेक्स, रिजर्वॉयर्स एक्सेट्रा फॉल्स बिलो व्हाट द प्रेसिपिटेशन कैन रिप्लेनिश। यानी कि जब हमारे जो डिफरेंट सोर्सेज हैं या जो डिफरेंट स्टोरेज और रिजर्वॉयर्स हैं, जैसे कि एक्विफर्स इज रिलेटेड टू लाइक जिसमें ग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर होता है, ठीक है, लेक्स है, रिजर्वॉयर्स है, इसमें जब पानी का जो स्तर है, जो लेवल है, वो उस लेवल से नीचे, मतलब जो पानी का लेवल है वो उससे नीचे पहुंच जाए जितना उसको रिप्लेनिश किया जा सकता है। यानी कि बाढ़, जैसे बारिश आएगी तो बारिश से क्या होगा कि पानी का जलस्तर बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन ये जो जलस्तर है वो इतना कम हो जाए कि बारिश भी उसको प्रॉपर तरीके से रिप्लेनिश या रिप्लेस नहीं कर पाए। जब ऐसा हो जाएगा उसको बोला जाएगा हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट, ठीक है। ये हो गए 3। अभी ये मैप के बारे में हम लोग बात करते हैं आगे। फिलहाल आप इसको देखिए, चौथे टाइप का दैट इज योर इकोलॉजिकल ड्राउट। इकोलॉजिकल ड्राउट क्या होता है कि व्हेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम फेल्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड एज अ कंसिक्वेंस ऑफ इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस डैमेजेस आर इंड्यूस्ड इन द सिस्टम, ठीक है। जब हमारी प्रोडक्टिविटी जो है, यानी कि जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी, जो पैदावार है, वो पानी की कमी होने की वजह से फेल हो जाए, ठीक है, प्रोडक्टिविटी जो है वो फेल हो जाए, और उसकी वजह से क्या है कि इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और डैमेजेस जो है वो इकोसिस्टम में हो जाए। अगर इस तरीके की कंडीशन पैदा होती है तो उसको बोला जाएगा इकोलॉजिकल ड्राउट, ठीक है। वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस दीज ड्राउट्स रिकरेंटली विच रिजल्ट इन सम सीरियस सोशियो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो जो इंडिया का पार्ट है उसमें इस तरीके के जो सूखे के हालात हैं, जो ड्राउट
की कंडीशंस हैं वो काफी ज्यादा होती हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ड्राउट प्रोन एरियाज के बारे में। इंडियन एग्रीकल्चर हैज बीन हेवीली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून रेनफॉल। ये हम बात पहले भी करते आए हैं कि इंडिया के रिस्पेक्ट में मॉनसून की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो मेजर, उसका जो मेजर पोर्शन है, चाहे आप एरिया की बात करें चाहे आप अमाउंट की बात करें, दोनों ही क्षेत्रों में मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। और इसके बाद आप देख लीजिए, ड्राउट्स एंड फ्लड्स आर टू अकम्पनिंग फीचर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी फ्लड्स को लेकर, बाढ़ को लेकर, और यहां पर हम बात कर रहे हैं सूखे को लेकर। ठीक है, तो इंडिया में मॉनसून भी है, यानी कि बारिश भी होती है, बाढ़ भी आती है और सूखा भी पड़ता है। ठीक है, तीनों चीजें होती हैं। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स, नियरली 19% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री एंड 12% ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन सफर ड्यू टू ड्राउट एवरी ईयर। यानी कि टोटल जो क्षेत्र है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है, उसका 19%, ठीक है, और कुल आबादी का 12% जो है वो हर साल आपका ड्राउट से प्रभावित होती है, सूखे से प्रभावित होती है। अबाउट 30% ऑफ द कंट्रीज टोटल एरिया इज आइडेंटिफाइड एज ड्राउट प्रोन, इफेक्टिंग अराउंड 50 मिलियन पीपल। ठीक है, पूरे के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का जो 30% है, जो एरिया का 30% है, वो ड्राउट प्रोन है, यानी कि उसको कह सकते हैं कि सूखा वहां पर पड़ सकता है, सूखाग्रस्त इलाका है। ठीक है, और जिससे कितने लोगों को असर पड़ता है? 50 मिलियन। ठीक है, 50 मिलियन लोगों को इससे फर्क पड़ता है। इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट while some parts of the country reel under floods, there are regions that face severe droughts during the same period। ये चीज देखने को मिली है कि कहीं पर ऐसा होता है कि एक ही समय पे, जैसे मान लीजिए अभी जून का महीना चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है, तो जुलाई के महीने में आप कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि आपको देखने को मिलेगा कि बाढ़ आ रही है, कुछ क्षेत्र ऐसा है कि आपको देखने को मिलेगा कि सूखा पड़ रहा है। वैसे आजकल तो जनरली ऐसा नहीं होगा क्योंकि आजकल तो मानसून का टाइम है, लेकिन अदरवाइज ऐसा कभी कभी होता है कि किसी एरिया में बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, और किसी एरिया में क्या है कि सूखा पड़ रहा है। Moreover, it is also a common sight to witness that one region suffers due to floods in one season and experiences droughts in the other। ठीक है, ऐसा भी होता है कि एक ही सीजन में अगर हम बात करें तो अलग अलग जगह में ये हो सकता है डिफरेंस, या फिर अगर हम एक ही जगह की बात करें तो वहां पर अलग अलग सीजन में ऐसा हो सकता है कि किसी एक सीजन में ऐसा है कि बाढ़ आ रही है, किसी एक सीजन में ऐसा हो सकता है कि ड्राउट हो रहा है या सूखा पड़ रहा है। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है? दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ large scale variations and unpredictability in the behavior of monsoon in India। ठीक है, जो मॉनसून का बिहेवियर है वो अनइवन है, उसमें वेरिएशन है। हम लोगों ने बात की है एक कंसेप्ट की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन मॉनसून को लेकर, एल नीनो एंड ला नीना। ठीक है, हमने बात करी है कि जिस साल भी एल नीनो होगा, एल नीनो हर लगभग 2 से 5 साल के बाद आता है। ठीक है, इसके हर बीच के सालों में आपका ला नीना होता है। तो एल नीनो के केस में हमने बात करी है कि बारिश कम होती है। ठीक है, एल नीनो का काम ही है सूखा डालना। ठीक है, तो जिस साल भी एल नीनो होगा उस साल जनरली क्या है कि इंडिया में बारिश वगैरह जो है वो कम होगी, और ला नीना का काम होता है ज्यादा बारिश कराना। तो जिस समय ला नीना का ईयर होगा उस समय आप देखेंगे कि पर्याप्त बारिश होगी, एडिक्वेट रेनफॉल होगा, या फिर कुछ कुछ एरियाज में ऐसा भी हो सकता है कि बाढ़ आ जाए। तो ये आप कह सकते हैं कि एक तरीके से क्या है, दिस इज द अनइवननेस। ठीक है, दिस इज द अनइवननेस ऑफ द मॉनसून। और मॉनसून का भी अनइवननेस होता है कि आपको पता है पूरा का पूरा मॉनसून का फिनोमेना कि किस तरीके से अगर किसी साल गर्मी ज्यादा होगी, ठीक है, तो आपका जो जेट स्ट्रीम्स वगैरह हैं, तिब्बतन प्लेटू से जो जेट स्ट्रीम्स वगैरह निकलती है वो ज्यादा अच्छी होंगी, उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, फिर वो ज्यादा मॉइस्चर आपका कैरी करके ले जाएंगी साउथ से, तो आपका जो साउथ वेस्ट मानसून है वो स्ट्रांग होगा। अगर किसी साल गर्मी कम होगी, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि 3 फैक्टर हैं वहां पर जो हमने बात करी थी। एक तो तिब्बतन हाईलैंड्स है, तिब्बतन प्लेट्यू है, दूसरा जो आपका थार का डेजर्ट है वो है, और तीसरा जो आपके हिमालय से एल्बिडो निकलता है वो है। क्योंकि इन तीनों की वजह से ही क्या है कि वहां पर जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो इंटेंस होंगी। अगर इन तीनों में से कोई भी इफेक्ट जो है वो किसी भी साल अगर कमजोर पड़ता है तो मानसून पर उसका सीधा असर यह पड़ेगा कि बारिश उस साल कम होगी। ठीक है, और बारिश अगर कम होगी तो आप खुद समझ सकते हैं कि सूखे के हालात पैदा होंगे। ठीक है, इसीलिए द ड्राउट्स आर वाइड स्प्रेड एंड कॉमन फिनोमेना इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, देश में बहुत जगह ऐसे जो हालात है वो पैदा होते हैं, बट दीज आर मोस्ट रिकरेंट एंड सीवियर इन सम एंड नॉट सो इन अदर्स। ठीक है, मतलब वैसे तो आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे देश में, मतलब काफी ज्यादा देश के हिस्से में जो है वो सूखे के हालात पैदा हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर ऐसा है कि जहां पर यह बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है, रिकरेंट है, मतलब बार बार होता है, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो भी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन बाकी सारी जगहों पर ऐसा नहीं है। On the basis of severity of droughts, India can be divided into the following regions। ठीक है, सीवियरिटी के हिसाब से यानी कि गंभीरता के अनुसार जो है भारत को कुछ रीजन्स में, कुछ क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है।
आइए इसको मैप के साथ हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए, यहां पर आपको 3 एरियाज दिखाए गए हैं। वन इज योर एक्सट्रीम ड्राउट इफेक्टेड एरिया, दूसरा है सीवियर ड्राउट प्रोन एरिया, और तीसरा है मॉडरेट ड्राउट इफेक्टेड एरिया, ठीक है। देखिए ये जो फिगर 7.8 है यहां पर जिसके बारे में बात की गई है, यही है ये। इट इज एविडेंट फ्रॉम दिस फिगर दैट मोस्ट पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पर्टिकुलरली एरियाज टू दी वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स, ठीक है। यहां पर आपको पता है हम लोगों ने बात की है कि यहां पर अरावली है, ठीक है, दिस इज योर अरावली, और इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, यानी कि ये वाला एरिया, ठीक है, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न पार्ट, और जो गुजरात का कच्छ रीजन है ये इस कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। इंक्लूडेड हेयर आर ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जैसलमेर एंड बाड़मेर फ्रॉम द इंडियन डेजर्ट दैट रिसीव्स लेस देन 90 mm एवरेज एनुअल रेनफॉल। यहां पर एनुअल रेनफॉल आप देखिए, सालाना बारिश की बात हो रही है जैसलमेर और बाड़मेर में 90 mm 90 mm जो है वो बारिश सिर्फ यहां पर होती है, और उससे भी कम। और हमने एक बार जब मानसून में हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने ये बात की थी कि जैसलमेर का अगर हम कंपैरिजन करते हैं मौसिनराम या चेरापूंजी से, तो वहां पर एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है जितनी जैसलमेर के पूरे जगह पे पूरे साल में नहीं होती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज्यादा एक्सट्रीमिटी है, कितना ज्यादा वेरिएशन है, ठीक है। तो आप समझ गए कि एक्सट्रीम ड्राउट प्रोन एरिया कौन सा है, अरावली के वेस्ट का रीजन राजस्थान में, और जो ये आपका गुजरात का कच्छ वाला रीजन है ये। इसके बाद सीवियर देखते हैं। सीवियर जो है वो इससे थोड़ा सा कम है, पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न राजस्थान, ठीक है। ईस्टर्न राजस्थान के पार्ट में आप आ जाइए, यानी कि लगभग ये वाला रीजन की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद मोस्ट पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश का आप देख सकते हैं ज्यादातर पार्ट ये है। इंटीरियर पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक प्लेट्यू, ठीक है, वो पूरा का पूरा रीजन हम ये वाला बात कर रहे हैं। एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंटीरियर तमिलनाडु, ये वाला रीजन की बात हम लोग कर रहे हैं। एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ झारखंड एंड इंटीरियर उड़ीसा, सदर्न पार्ट्स ऑफ झारखंड एंड इंटीरियर उड़ीसा मतलब ये वाला रीजन। ये सारा का सारा जो है दिस इज योर सीवियर ड्राउट प्रोन। ये सीवियर ड्राउट प्रोन है, यानी कि एक्सट्रीम से थोड़ा सा कम है। इसके बाद जो अगला आता है दैट इज योर मॉडरेट। इसमें क्या है देखिए, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, हरियाणा एंड सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये वाले रीजन की बात हो गई। नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, सदर्न उत्तर प्रदेश, दिस इज योर सदर्न उत्तर प्रदेश। इसके बाद रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात, यानी कि गुजरात का जो ये बाकी बसा हुआ हिस्सा है ये वाला, दिस इज योर रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात। और इसके बाद महाराष्ट्र एक्सेप्ट कोंकण, ठीक है, महाराष्ट्र की आप बात कर सकते हैं, ये वाला रीजन, यानी कि ये जो यहां पर वो है इसको छोड़ दीजिएगा, ये जो कोस्टल रीजन है इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कोस्टल रीजन में बारिश जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। झारखंड एंड कोयम्बटूर प्लेट्यू ऑफ तमिलनाडु, झारखंड का जो बचा हुआ रीजन है ये वाला, तमिलनाडु में जो कोयम्बटूर प्लेट्यू है दिस वन, ठीक है, ये। और इंटीरियर कर्नाटका आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, जो इंटीरियर कर्नाटका है, ठीक है, यानी कि आप बात कर सकते हैं ये जो कर्नाटका का इंटीरियर पोर्शन है ये वाला, ये सारा का सारा जो है वो मॉडरेट ड्राउट प्रोन है। इसके बाद ये लिखा गया है कि जो बाकी पार्ट है इंडिया का, या तो वहां पर ड्राउट नहीं है या फिर वो लेस प्रोन टू ड्राउट है, ठीक है, या तो यहां पर ड्राउट है ही नहीं, सूखा प्रभावित सूखाग्रस्त तो वो है ही नहीं, या फिर है भी तो बहुत ही कम है, ठीक है। ये आप चीज जो है समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं, वापस बुक पे चलते हैं। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ ड्राउट की, यानी कि जो सूखे के हालात हैं उससे हमें क्या प्रभाव होता है, क्या नुकसान होता है, क्या चीज है वो देखते हैं। ड्राउट्स हैव कैस्केडिंग इफेक्ट्स ऑन वेरियस अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, ठीक है। ड्राउट्स का जो असर है वो और चीजों पर भी पड़ता है, एनवायरनमेंट पर, सोसाइटी पर पड़ता है, जैसे कि क्रॉप फेलियर लीडिंग टू स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। जब हमारी क्रॉप फेल हो जाती है और हमारा जो फूड ग्रेन्स है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ है उनकी कमी हो जाती है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है अकाल। जब फोल्डर की कमी होती है, जो चारा वगैरह उसकी कमी होती है, उसको बोला जाता है त्रिंकाल, ठीक है। और इनएडिक्वेट रेनफॉल रिजल्टिंग इन द शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी कि जब बारिश कम होती है और उससे क्या है कि जो पानी की कमी होती है उसको बोला जाता है जल काल, ठीक है। एंड ऑफन शॉर्टेज ऑफ इन ऑल द थ्री, जब तीनों की कमी होती है, ये दिस इज द मोस्ट डिवास्टेटिंग, इसको बोला जाता है त्रिकाल, यानी कि त्रिंकाल, अकाल और जलकाल मिला के बनता है त्रिकाल, ठीक है। लार्ज स्केल डेथ ऑफ कैटल एंड अदर एनिमल्स, जो आपका कैटल्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनकी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि पानी वगैरह नहीं है। माइग्रेशन ऑफ ह्यूमंस एंड लाइव स्टॉक आर दी मोस्ट कॉमन साइट्स टू बी सीन इन द ड्राउट इफेक्टेड एरियाज, ठीक है। जो लोग हैं और जो वो अपना उनके जो कैटल्स वगैरह हैं, जो लाइव स्टॉक है, उनके साथ वो क्या करते हैं, पलायन करते हैं, क्योंकि उनके पास वहां पर अब जहां पर वो रह रहे हैं वहां पर पानी वगैरह तो है नहीं, सूखे के हालात है, तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो पलायन करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे है स्कैरसिटी ऑफ वाटर कंपेल्स पीपल टू कंज्यूम कंटेमिनेटेड वाटर रिजल्टिंग इन स्प्रेड ऑफ मेनी वाटरबॉर्न डिजीजेस लाइक गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कॉलरा, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा, ठीक है। अब वहां पर पानी की कमी है, ठीक है, पानी की कमी है क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है,
तो पानी की कमी है, तो उससे क्या है कि लोगों को पीने के लिए तो पानी चाहिए। अब उनको जो साफ पानी नहीं है, तो जो गंदा पानी उनको मिलता है, ठीक है, मतलब जो भी पानी उनको मिलता है वो उसको पी लेते हैं। उससे क्या है कि उनको बीमारियां हो जाती है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस इज रिलेटेड टू योर, ये आपकी पेट की बीमारी है, ठीक है, कॉलरा है, हेपेटाइटिस है, इस तरह की बीमारियां जो है वहां पर फिर लोगों को होती है। ड्राउट्स हैव बोथ इमीडिएट एज वेल एज लॉन्ग टर्म डिजास्टर्स कंसिक्वेंसेज ऑन द सोशल एंड फिजिकल एनवायरमेंट, ठीक है। ड्राउट के जो इफेक्ट्स हैं, जो कह सकते हैं डिजास्टर्स कंसिक्वेंसेज हैं, वो इमीडिएट भी है यानी कि तुरंत भी होते हैं, और लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे टाइम के लिए भी वो होते हैं। Consequently, planning for drought has to take both aspects into consideration, ठीक है। अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं ड्राउट के लिए, कुछ योजना बना रहे हैं, तो उसमें ये दोनों एस्पेक्ट्स को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन फॉर द विक्टिम्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर एंड वाटर फॉर द कैटल एंड शिफ्टिंग ऑफ द पीपल एंड देयर लाइव स्टॉक टू सेफर प्लेसेस एक्सेट्रा आर सम स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन इमीडिएटली, ठीक है। तो क्या क्या कदम उठाए जाने जरूरी है कि लोगों के लिए साफ पानी की व्यवस्था, साफ पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। जो विक्टिम्स हैं यानी कि जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए मेडिसिन, दवाई वगैरह की व्यवस्था की जाए। कैटल्स के लिए चारे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था की जाए। और लोगों को शिफ्ट अगर कराना है, यानी कि लोगों को उनके लाइव स्टॉक के साथ अगर शिफ्ट कराना है सेफर प्लेसेस में, तो उसके लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ एक्विफर्स, ट्रांसफर ऑफ रिवर वाटर फ्रॉम सरप्लस टू द डेफिसिट एरिया, यानी कि जो वाटर पोटेंशियल है, जो ग्राउंड वाटर पोटेंशियल है एक्विफर्स के फॉर्म में, उसको हमें पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जहां पानी ज्यादा है, यानी कि जिस नदी में पानी ज्यादा है उससे जहां पर पानी कम है, जिन क्षेत्रों में पानी कम है, वहां पर क्या करना है, पानी को ट्रांसफर करना है, ठीक है। एंड पर्टिकुलरली प्लानिंग फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ठीक है, कि रिवर्स को क्या किया जाए, आपस में जोड़ा जाए, इंटरलिंक किया जाए। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर्स एंड डैम्स शुड बी गिवन अ सीरियस थॉट। तो ये सारी की सारी बातों को बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए, और ये सारे के सारे कदम जो है वो उठाए जाने चाहिए। रिमोट सेंसिंग एंड सैटेलाइट इमेजरीज कैन बी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल रिवर बेसिन्स दैट कैन बी इंटरलिंक्ड एंड इन आइडेंटिफाइंग द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल, ठीक है। रिमोट सेंसिंग का यूज किया जाना जरूरी है, सैटेलाइट इमेजेस का यूज किया जाना जरूरी है, ताकि उससे क्या है कि हम इस तरीके के पॉसिबल रिवर बेसिन्स जो है उनको आइडेंटिफाई कर सके, जिनको हम क्या कर सकते हैं, इंटरलिंक कर सकते हैं, ठीक है। और जो ग्राउंड वाटर पोटेंशियल है उसको भी हम पहचान कर सके, उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सके। डिससेमिनेशन ऑफ नॉलेज अबाउट ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, यानी कि इस तरह की क्रॉप्स जो ड्राउट को झेल सकती है, यानी कि जो सूखे को झेल सकती हैं, इस तरह की क्रॉप्स के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाए, फैलाई जाए। एंड प्रॉपर ट्रेनिंग टू प्रैक्टिस द सेम कैन बी सम ऑफ द लॉन्ग टर्म मेजर्स दैट विल बी हेल्पफुल इन ड्राउट मिटिगेशन, यानी कि ड्राउट से बचने के लिए, सूखे से बचने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह, लोगों को प्रॉपर प्रशिक्षण वगैरह देना जो है वो जरूरी है, ठीक है। ताकि इससे क्या होगा कि जो लोगों को इससे मतलब ये सूखे से निपटने की, जो सूखे की समस्या है, इससे निपटने में मदद मिलेगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी यूज किया जा सकता है, कैन ऑल्सो बी एन इफेक्टिव मेथड इन मिनिमाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो बारिश का पानी है उसको सरफेस रन ऑफ ना बनने दिया जाए, ठीक है, उसको क्या किया जाए कि किसी तरीके से उसका यूज जो है वो कर लिया जाए, दैट इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक। क्योंकि उसमें क्या है कि बारिश का पानी, वैसे तो बारिश कम हो रही है, अगर बारिश थोड़ा बहुत भी है तो हम उसके पानी को जो है बर्बाद ना जाने दें और उसका यूज कर लें, ठीक है, दैट इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और उससे भी क्या है कि सूखे के समस्या से निपटने में हमें मदद मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लैंडस्लाइड्स को लेकर, जो कि लास्ट टॉपिक रहेगा, बेसिकली लास्ट आपका नेचुरल डिजास्टर रहेगा इस चैप्टर में। तो लैंडस्लाइड्स का मतलब होता है भूस्खलन, ठीक है। यहां पर क्या लिखा गया है कि हैव यू एवर रेड अबाउट द ब्लॉकिंग ऑफ रोड्स टू श्रीनगर और डिसरप्शन ऑफ रेल सर्विसेज बाय स्टोन फॉलिंग्स इन द कोंकण रेलवे ट्रैक। आपने ये बातें सुनी होंगी, ठीक है, कि किस तरीके से श्रीनगर मतलब जो पहाड़ी इलाका है वहां पर क्या होता है कि रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं और रेलवे सर्विसेज कभी कभी डिसरप्ट हो जाती हैं ड्यू टू स्टोन्स फॉलिंग इन द कोंकण रेलवे ट्रैक। इट हैपेंस ड्यू टू लैंडस्लाइड। ये सारी चीजें जो है लैंडस्लाइड या भूस्खलन की वजह से होती है। और लैंडस्लाइड क्या होता है, इट इज द रैपिड स्लाइडिंग ऑफ लार्ज मास ऑफ बेडरॉक्स, ठीक है, कि जो बेडरॉक्स होते हैं वो लार्ज मास, उनका जो बड़ा हिस्सा है, ठीक है, वो क्या करता है, शिफ्ट करता है, और वो भी रैपिड, ठीक है, रैपिड शिफ्टिंग या स्लाइडिंग आप कह सकते हैं। Disasters due to landslides are in general far less dramatic than due to earthquakes, volcanic eruptions, tsunamis and cyclones, but their impact on the natural environment and national economy is in no way less severe. जो डिजास्टर ड्यू टू लैंडस्लाइड्स है, यानी कि इससे जो नुकसान होता है वो आप कह सकते हैं कि जितना अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन से या सुनामी वगैरह से होता है उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि ये मतलब इफेक्ट है, मतलब उतना ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी है,
ठीक है, मतलब उसमें क्या है, जैसे अर्थक्वेक वगैरह में होता है, अर्थक्वेक में क्या है कि डिजास्टर बहुत ज्यादा है, ठीक है, और बहुत बड़े एरिया में होता है। तो इसमें क्या है कि डिजास्टर तो बड़ा है लेकिन वो बहुत बड़े एरिया में नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं कि इट इज लेस ड्रामेटिक। सिमिलरली फॉर द वोल्केनिक इरप्शन या सुनामी को अगर हम कंपेयर करें इसके साथ, तो हम उसके बारे में भी यही कह सकते हैं, ठीक है। अनलाइक अदर डिजास्टर्स दैट आर सडन, अनप्रेडिक्टेबल एंड largely controlled by macro or regional factors, landslides are largely controlled by highly localized factors, ठीक है। एक तो पहली बात यह है कि जैसे हम अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं कि इट इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल, तो ये अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, पहली बात तो यह है कि अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। और दूसरा चीज है कि इसको हम जो है कंट्रोल करेंगे बाय द लोकलाइज्ड फैक्टर्स, क्योंकि ये लोकलाइज्ड डिजास्टर ही है, ये हर जगह पे नहीं होगा, ये बहुत बड़े स्तर पे नहीं होगा, ठीक है। Hence, gathering information and monitoring the possibilities of landslides is not only difficult but also immensely cost intensive, ठीक है। लेकिन इसका क्या है कि इसको लेकर जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा वगैरह करनी है वो, और जो पॉसिबिलिटी ऑफ लैंडस्लाइड्स है कि लैंडस्लाइड्स होगा या नहीं होगा, संभावना इसकी क्या है, इसको मॉनिटर करना जो है वो डिफिकल्ट तो है ही है और साथ ही कॉस्ट इंटेंसिव भी है, यानी कि इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी। It is always difficult to define in a precise statement and generalize the occurrence and behavior of a landslide, ठीक है। हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, इसकी अकरेंस को, इसका जो बिहेवियर है उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। हाउएवर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, फ्रीक्वेंसी एंड सर्टेन causal relationship with the controlling factors like geology, geomorphic agents, slope, land use, vegetation cover and human activities, India has been divided into number of zones, यानी कि उसको हम बहुत ज्यादा जनरलाइज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो हमारे पूर्व के अनुभव रहे हैं रिगार्डिंग दी फैक्टर्स लाइक जियोलॉजी या फिर जियोमॉर्फिक एजेंट्स, स्लोप्स, जो लैंड का स्लोप होता है वो, कि लैंड का यूज कैसा है, वेजिटेशन कवर कैसा है, ठीक है, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो किस तरीके की है, इसके आधार पर हम इंडिया को कुछ नंबर ऑफ जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला दिया गया है लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी जोन्स में, दैट इज वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन, ठीक है, कि ऐसा जोन जो हाईली वल्नरेबल है, जहां पर लैंडस्लाइड होने के, भूस्खलन होने के जो चांसेस हैं, जो आशंका है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। हाईली अनस्टेबल रिलेटिवली यंग माउंटेनियस एरियाज इन द हिमालयाज, ठीक है, हिमालयाज में जो यंग माउंटेन्स हैं, क्योंकि हमें पता है हिमालयाज जो है वो काफी यंग माउंटेन्स है, वहां पर जो अनस्टेबल पार्ट है, और जो अंडमान एंड निकोबार का रीजन है, हाई रेनफॉल रीजन्स विद स्टीप स्लोप्स इन द वेस्टर्न घाट्स एंड नीलगिरीज, northeastern regions along with the areas that experiences frequent ground shaking due to earthquakes etc, and areas of intense human activities particularly those related to construction of road, dams etc are included in this zone, ठीक है। तो कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं वो आप यहां से देख सकते हैं कि जहां पर भी जो हाईली अनस्टेबल एरियाज है वहां पर, जहां पर ज्यादा बारिश हो रही है, ज्यादा स्लोप है वहां पर, जहां पर फ्रीक्वेंट ग्राउंड शेकिंग होती है, यानी कि जहां पर अर्थक्वेक वगैरह ज्यादा है वहां पर, और जहां पर इस तरीके के जो ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स वगैरह बन रहे हैं, वो जो है दे कम्स अंडर वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन, ठीक है। इसके बाद जो इससे थोड़ा कम वाला है, जो अगला है, दैट इज हाई वल्नरेबिलिटी। वहां पर क्या है, एरियाज दैट हैव ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस टू दोज इंक्लूडेड इन दी वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट वही सारे रीजन है, थोड़ा सा डिफरेंस ये है, इज द कॉम्बिनेशन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंट्रोलिंग फैक्टर्स, सिर्फ इनका अंतर है, ठीक है, कि जो कंट्रोलिंग फैक्टर्स है उनकी इंटेंसिटी और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, सिर्फ उसका अंतर है, बाकी ऑलमोस्ट रीजन आप कह सकते हैं कि वही है। ऑल द हिमालयन स्टेट्स एंड द स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक्सेप्ट द प्लेन्स ऑफ आसाम, आसाम के प्लेन्स को अगर हम हटा दें तो वो हाई वल्नरेबिलिटी जोन में है, बाकी ऑल हिमालयन स्टेट्स, जितनी भी हिमालयन स्टेट्स है वो सब इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मॉडरेट टू लो। एक तो हो गया वेरी हाई, एक हो गया हाई, और तीसरा जो है मॉडरेट टू लो। ये क्या है, एरियाज दैट रिसीव लेस प्रेसिपिटेशन, ऐसे एरियाज है जहां पर बारिश वगैरह कम होती है, जैसे कि ट्रांस हिमालयन एरियाज, जो लद्दाख है, स्पीति इलाका है आपका हिमाचल प्रदेश का, वो अनड्यूलेटेड येट स्टेबल रिलीफ एंड लो प्रेसिपिटेशन एरियाज इन दी अरावली, ठीक है, अरावली इसका जो एरिया है जहां पर बारिश कम होती है। रेन शेडो एरिया इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, यानी कि जो ईस्टर्न घाट का आप कह सकते हैं अंदर के पार्ट्स हैं जो दोनों के, जहां पर रेन शेडो एरिया है, ठीक है, वहां पर। एंड द डेक्कन प्लेट्यू ऑल्सो एक्सपीरियंसेस ओकेजनल लैंडस्लाइड्स, जो डेक्कन प्लेट्यू है वहां पर भी, लेकिन वहां पर काफी कम है, इट इज एन ओकेजनल लैंडस्लाइड्स, ठीक है। इसके बाद लैंडस्लाइड्स ड्यू टू माइनिंग, जो हमारी खदान वगैरह है उसकी वजह से भी हमारा लैंडस्लाइड भूस्खलन होता है, ड्यू टू माइनिंग एंड सब्सिडेंस। सब्सिडेंस का मतलब मैंने आपको बताया था जमीन जब धंसती है, ठीक है, आर मोस्ट कॉमन इन स्टेट्स लाइक, इस तरीके का जो लैंडस्लाइड है वो कहां पर होता है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा एंड केरला। आप ये देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो रीजन्स है, ये पूरा का पूरा रीजन्स कहां का है, ये आपका जो प्रायद्वीपीय भारत या जो पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारा,
उसका पार्ट है जहां पर इस तरीके का लैंडस्लाइड होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ अदर एरियाज की बात कर लेते हैं। द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली स्टेट्स लाइक राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में भी आप दार्जिलिंग छोड़ दीजिए, आसाम में आप कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट जो है उसको छोड़ दीजिए, एंड कोस्टल रीजन्स ऑफ दी सर्दर्न स्टेट्स आर सेफ एज फार एज लैंडस्लाइड्स आर कंसर्न। यानी कि इन एरियाज में जो है वो लैंडस्लाइड का खतरा, जो भूस्खलन का खतरा है वो नहीं होता। ठीक है, इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि लैंडस्लाइड के कंसिक्वेंसेज या प्रभाव क्या है। लैंडस्लाइड्स हैव रिलेटिवली स्मॉल एंड लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, बट रोड ब्लॉक, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस एंड चैनल ब्लॉकिंग ड्यू टू रॉक फॉल्स हैव फार रीचिंग कंसिक्वेंसेज। ठीक है, पहली बात तो यह है कि इसका आप देख लीजिए कि जो प्रभाव है, जो कंसिक्वेंस है, वो बहुत ज्यादा स्तर पे नहीं है। ठीक है, रिलेटिवली स्मॉल है और लोकलाइज्ड है, मतलब डायरेक्ट अगर हम देखें तो। ठीक है, लेकिन अब इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए सड़क ब्लॉक हो जाएगी, रेलवे लाइंस जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या नुकसान होगा? इससे नुकसान ये होगा कि अगर रोड ब्लॉक हो गई तो आने जाने का सामान, जैसे कुछ सामान आना है, ठीक है, सेम फॉर द रेलवे लाइंस, कुछ सामान वगैरह अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो वो नहीं हो सकता। तो उससे क्या है कि डायरेक्टली उन जगहों पे असर तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी जगह पे सामान पहुंचाना है, सपोज कर लीजिए, मैं एक ऐसे आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। सपोज कर लीजिए ये कोई जगह है, जैसे ये ए है, ये बी है। ठीक है, ए से बी तक क्या करना है कि सामान पहुंचाना है। ठीक है, ए से बी तक सामान पहुंचाना है। अब मान लीजिए यहां बीच में एक प्लेस है सी, यहां पर आपका लैंडस्लाइड हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो लैंडस्लाइड का सिर्फ सी के प्लेस पर होगा, लेकिन बी से किस तरीके से अफेक्टेड होगा कि जो ये सामान था, जो ए से बी तक सामान पहुंचना था, वो अब नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां बीच में क्या हो गया है? लैंडस्लाइड। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि बी भी इससे थोड़ा बहुत इफेक्टेड होगा। हालांकि वो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, इनडायरेक्ट इफेक्ट है, लेकिन फिर भी होगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर रेलवे लाइंस की आप बात कर सकते हैं। चैनल ब्लॉकिंग का मतलब यह है कि जो आपका नदियों के ऊपर अगर कभी इस तरीके का, जो नदियां हैं, जो स्ट्रीम्स, अगर उनके ऊपर कभी इस तरीके का होता है, यानी कि लैंडस्लाइड वगैरह से मिट्टी वगैरह आ जाती है, आपका बोल्डर्स वगैरह आ जाते हैं, पत्थर वगैरह आ जाते हैं, तो उनका जो चैनल है वो ब्लॉक हो जाता है। और उससे क्या है कि उनका जो पानी है, द डाइवर्जन ऑफ रिवर कोर्सेज ड्यू टू लैंडस्लाइड्स कैन आल्सो लीड टू फ्लड्स एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो उसकी वजह से हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो उनका कोर्स है, जो नदियों का, जो स्ट्रीम का जो कोर्स है, वो बदल सकता है। और उसके बदलने की वजह से क्या है कि जो आसपास के इलाके हैं वहां पर फ्लड्स वगैरह जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, बाढ़ वगैरह आ सकती है। इट ऑल्सो मेक्स स्पेशल इंटरेक्शन डिफिकल्ट। ठीक है, जो स्पेशल इंटरेक्शन है, यानी कि लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको मुश्किल कर देगा। रिस्की एज वेल एज कॉस्टली अफेयर विच इन टर्न एडवर्सली अफेक्ट्स द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन दीज एरियाज। वही मैंने बात करी कि आप लोगों को यहां तक सामान नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, बीच में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो टेलीफोन लाइंस वगैरह हैं, जो कम्युनिकेशन लाइंस वगैरह हैं, वो भी ब्रेक कर जाती है, तो आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। तो ये इसके कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं। ठीक, जनरली तो इसका क्या है कि जो इफेक्ट है वो लोकल लेवल पर ही होता है, ज्यादा इफेक्ट इसका, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इसका बहुत दूर तक जो है वो नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके मिटिगेशन को लेकर, यानी कि इससे बचा कैसे जा सकता है। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू अडॉप्ट एरिया स्पेसिफिक मेजर्स टू डील विद लैंडस्लाइड्स। ठीक है, एरिया स्पेसिफिक का मतलब है कि हर क्षेत्र के हिसाब से हमें क्या करने हैं, मेजर्स लेने हैं या कदम उठाने हैं। Restriction on the construction and other developmental activities such as roads and dams, limiting agriculture to valleys and areas with moderate slopes, and control on the development of large settlements in highly vulnerable zones should be enforced. ठीक है, यानी क्या किया जाना चाहिए कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं, जैसे कि रोड्स बनाना है, डैम बनाने का काम है, वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन या कुछ पाबंदियां जो है वो होनी चाहिए। इसके बाद जो एग्रीकल्चर है उसको हम वैलीज में करें, यानी घाटियों में करें, या ऐसे क्षेत्रों में करें जहां पर स्लोप जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, और जो डेवलपमेंट ऑफ लार्ज सेटलमेंट्स है, यानी कि बड़े जो सेटलमेंट्स वगैरह बनाने हैं, वो हाई वल्नरेबिलिटी जोन में ना बनाए जाए। ठीक है, ये कुछ कदम उठाए जाने जो है वो जरूरी है, जिससे भूस्खलन की समस्या से या जो लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम है उससे बचा जा सकता है। These should be supplemented by some positive actions. कुछ पॉजिटिव एक्शंस भी इसके साथ होने चाहिए, जैसे कि प्रमोटिंग लार्ज स्केल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम्स, पेड़ वगैरह उगाए जाने चाहिए, एफोरेस्टेशन वगैरह किया जाना चाहिए, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, बंड्स वगैरह बनाए जाने चाहिए, जिससे क्या हो कि जो पानी है वो बहुत तेजी से ना फैल सके। ठीक है, टेरेस फार्मिंग वगैरह करी जानी जरूरी है, शुड बी एनकरेज्ड इन दी नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न का जो इलाका है जहां पर हमने बात की है कि झूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह किया जाता है, वहां पर टेरेस फार्मिंग जो है वो की जानी चाहिए। ठीक है, टेरेस फार्मिंग वगैरह क्या होती है वो मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह का कोई स्लोप है तो इसमें आप क्या करें कि इस तरीके से टेरेसेस काट दें। ठीक है, और यहां पर क्या होगा कि जो फ्लो ऑफ वाटर है वो इससे कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर कि किस तरीके से डिजास्टर से जो है वो निपटा जा सकता है, इसका प्रबंधन किया जा सकता है।
Disasters due to cyclone, unlike the ones caused by earthquakes, tsunamis and volcanic eruptions, are most predictable in terms of the time and place of their occurrence. ठीक है, अगर हम बात करें साइक्लोन की, यानी कि जो चक्रवात है उसकी कंपेयर करें, उसकी तुलना करें अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, सुनामी या फिर वॉल्केनिक इरप्शन से, तो साइक्लोन को प्रेडिक्ट करना कि ये कब आएगा, किस जगह पर आएगा, वो काफी ज्यादा आसान है. मोरओवर, विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स to monitor the behavior of cyclones, their intensity, direction and magnitude, it has become possible to manage the cyclonic hazard. ठीक है, ये चीज बहुत आसान हो गई है, यानी कि हमें ये पता है कि हम उसका बिहेवियर जो है उसको पता लगा सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी क्या है, डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है. इन सारी चीजों की वजह से, जो टेक्निक्स वगैरह डेवलप हुई है जिनकी वजह से हमें ये सारी चीजें पता लगती हैं, तो जो साइक्लोनिक हजार्ड है उसको मैनेज करना काफी आसान हो गया है. ठीक है, इसके बाद हम कंक्लूड कर लेते हैं चैप्टर को. On the basis of the above discussion, it can be concluded that disasters can be natural or the result of human activities, and all hazards need not turn into disasters since it is difficult to eliminate disasters, particularly natural disasters. ठीक है, नेक्स्ट द बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, अगर हम सबसे बच नहीं भी सकते हैं, मतलब अगर हम सबको दूर नहीं कर सकते हैं कि अकरेंस, अब जैसे मान लीजिए साइक्लोन आने वाला है, तो साइक्लोन को आने से हम रोक तो सकते नहीं है. अर्थक्वेक आने वाला है तो अर्थक्वेक को हम रोक तो सकते नहीं है. तो उससे बेस्ट ऑप्शन क्या है, जो अगला बेस्ट ऑप्शन है वो ये है मिटिगेशन, यानी कि हम उससे बचाव किस तरीके से कर सकते हैं और उसके लिए खुद को तैयार किस तरीके से रख सकते हैं. देयर आर 3 स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन द डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट. 3 स्टेजेस क्या है देखिए. पहला है प्री डिजास्टर मैनेजमेंट. प्री डिजास्टर मतलब जब डिजास्टर नहीं हुआ है उससे पहले. इन्वॉल्व्स जनरेटिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस डिजास्टर्स. डिजास्टर को लेकर हम लोग जो डेटा है वो गैदर करें, उसको जनरेट करें, इंफॉर्मेशन को जनरेट करें. प्रिपेयरिंग वल्नरेबिलिटी जोनिंग मैप्स, कि किस डिजास्टर को लेकर कौन सा एरिया ऐसा है जो ज्यादा वल्नरेबल है. जैसे अर्थक्वेक को लेकर हमने बात करी कि अलग अलग जोन्स में बांटा गया है, ड्राउट को लेकर हमने बात करी, फ्लड प्रोन एरियाज हमने देखे. तो दिस इज ऑल अबाउट दी वल्नरेबिलिटी जोनिंग करनी है आपको. ठीक है, और लोगों के बीच में अवेयरनेस या जागरूकता फैलानी है इन चीजों को लेकर. ठीक है, apart from these, disaster planning, preparedness and preventive measures are other steps that need to be taken in the vulnerable areas. जो vulnerable areas हैं वहां पर क्या करना है, हमें disaster planning करनी है. preparedness यानी किस तरीके से बचाव वगैरह करना है, उसको लेकर तैयारी. और preventive measures कि हम किस तरीके से बच सकते हैं, उसको लेकर कदम जो है उठाए जाने जरूरी है. कहां पर, vulnerable areas में. ठीक है, इसके बाद दूसरा है ड्यूरिंग द डिजास्टर. अब जिस समय डिजास्टर हो रहा है उस समय आप क्या करेंगे, रेस्क्यू यानी कि लोगों को बचाएंगे और उनको राहत पहुंचाएंगे, रिलीफ. ठीक है, ऑपरेशन जैसे कि इवैक्यूएशन करना है, लोगों को बचाना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर्स एंड रिलीफ कैंप्स. ठीक है, किस तरीके के जो बचाव वगैरह के जगह है, शेल्टर्स वगैरह है वो बनाए जाए, लोगों को पानी पहुंचाया जाए, फूड खाना दिया जाए, क्लोथिंग दी जाए और मेडिकल जरूरतें जो है, मेडिकल सहायता जो है वो उनको पहुंचाई जाए. दिस शुड बी डन ऑन द इमरजेंसी बेसिस. इन सब चीजों को इमरजेंसी बेसिस पे यानी कि तुरंत जो है वो किया जाना चाहिए ड्यूरिंग द डिजास्टर्स, यानी कि जिस समय डिजास्टर हो रहा है. ठीक है, उसके बाद हम पोस्ट डिजास्टर की बात कर लें तो पोस्ट डिजास्टर ऑपरेशंस शुड इन्वॉल्व रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी ऑफ विक्टिम्स. रिहैबिलिटेशन का मतलब है कि आप जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आया या साइक्लोन आया तो उससे इफेक्ट क्या होगा कि लोगों के घर वगैरह जो है वो टूट जाएंगे. स्पेसिफिकली अगर हम साइक्लोन की बात करें कोस्टल रीजन्स में, तो उनका रिहैबिलिटेशन करना है, मतलब उनको दोबारा से बसाना है, उनकी रिकवरी वगैरह जो है वो करनी है. ठीक है, इट शुड ऑल्सो कंसंट्रेट ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग. कैपेसिटी बिल्ड करनी है इन ऑर्डर टू कोप अप विद फ्यूचर डिजास्टर. अगर बाद में दोबारा कभी डिजास्टर आता है तो उसके लिए बचने के लिए लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो भी करनी जरूरी है. दीज मेजर्स हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस टू अ कंट्री लाइक इंडिया. इंडिया जैसे देश में इन कदमों की जो है, इन मेजर्स की जो है स्पेशल सिग्निफिकेंस है, विच हैज अबाउट 2/3 ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया एंड इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन वल्नरेबल टू डिजास्टर. क्योंकि इंडिया में जो है काफी ज्यादा, चाहे हम एरिया की बात करें चाहे हम पॉपुलेशन की बात करें, तो लगभग 2/3 जो है वो डिजास्टर प्रोन है. यहां पर वल्नरेबल टू डिजास्टर है, यानी कि यहां पर डिजास्टर आने की जो चांसेस हैं वो किसी भी तरीके का हो सकता है. हमने अलग अलग तरीके के डिजास्टर्स की बात करी कि कहीं पर अर्थक्वेक ज्यादा आ सकता है, कहीं पर ड्राउट ज्यादा हो सकता है, कहीं पर फ्लड ज्यादा हो सकती है, कहीं पर लैंडस्लाइड्स हो सकता है. तो इस तरीके से अगर हम ओवरऑल देखें तो 2/3 ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो किसी ना किसी डिजास्टर के लिए वल्नरेबल जरूर है. Introduction of the Disaster Management Bill 2005 and establishment of National Institute of Disaster Management are some examples of the positive steps taken by the Government of India. तो Government of India द्वारा कुछ positive steps लिए गए हैं, कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, जैसे कि Disaster Management Bill लाया गया 2005 और एक National Institute of Disaster Management को establish किया गया है. तो इन सब चीजों की वजह से आप कह सकते हैं कि सरकारें जो है वो इस तरफ को काम कर रही हैं. ठीक है, तो फिलहाल ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है, ये बुक, ये कोर्स यहां पर कंप्लीट होता है.
तो इस कोर्स में हम आखिरी बार आज मिले हैं, ठीक है। वैसे तो हमारी जर्नी जो है वो कभी काफी लंबी चलेगी, हम लोग और कोर्सेज के थ्रू रोज मिल रहे हैं, लेकिन इस कोर्स में हमारा जो है वो ये आज आखिरी इंटरेक्शन है, ठीक है। तो अब हम जो नया कोर्स स्टार्ट करेंगे वो पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि पहले हम लोग जो हमारी क्लास 12th की ज्योग्राफी चल रही है, दैट इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, कोशिश करते हैं कि पहले उसको कंप्लीट कर लें। अब वो लेक्चर्स फिर डेली आने लगेंगे, ठीक है। तो पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है कोई भी नया कोर्स जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड या कोई भी और कोर्स जो होगा वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको लेकर आप लोगों का क्या विचार है, क्या फीडबैक आप देना चाहते हैं, क्या सुझाव है, वो भी आप हमें जरूर बताइएगा। तो आई होप ये लास्ट लेक्चर जो था इस कोर्स का, इस बुक का, आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज उसको आप जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैंने अपनी तरफ से जितना भी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट हो सकते थे, अभी के लिए जितने भी बेस्ट पॉसिबल हो सकते थे वो मैंने करने की कोशिश की है। इस कोर्स के माध्यम से मैंने ये ट्राई किया है कि जो फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया की थी स्पेसिफिकली, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और मैंने शायद इतनी कोशिश की है कि आप लोगों को स्पेसिफिकली सिर्फ ज्योग्राफी आप मतलब क्लास 11th के लेवल पर, 12th के लेवल पर ना समझें, लेकिन जो मुझे लगता है कि यूपीएससी तक का लेवल आप लोगों का इसमें एक बेस तो एटलीस्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ये कोर्स आप लोगों को पूरा का पूरा किस तरीके का लगा, इस पूरे के पूरे कोर्स को अगर आप रेटिंग देना चाहें, अगर आप 5 में से इस कोर्स को रेटिंग देना चाहें और आप लोगों को बोला जाए कि असेस करें, रेटिंग दें, तो आप कितनी रेटिंग इसमें देंगे मुझे जरूर बताइएगा वो भी, क्योंकि इससे मुझे पता लगेगा कि मेरी मेहनत जो थी वो आप लोगों के लिए कितनी काम आई। और अगर कुछ चीज ऐसी है जो मान लीजिए कुछ शॉर्टकमिंग्स रह गई हो, कुछ कमियां रह गई हो, तो उसको आगे आने वाले कोर्सेज में हम जरूर जो है वो सुधार करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप लोग जो है अपने सुझाव वगैरह हमें जरूर देते रहिएगा। कोई कमेंट्स है तो वो जरूर करिए, क्वेरीज डाउट्स वगैरह जरूर पूछिए। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि भले ही ये कोर्स खत्म हो रहा है, आप लोग इसकी लास्ट वीडियो पे देख रहे हैं, अगर आपने पूरा का पूरा कोर्स देखा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और अगर आपने नहीं देखा है तो फिर भी मैं कहूंगा कि जरूर देख लें। और अगर ये कोर्स कंप्लीट हो भी रहा है तो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, पुराने भी कोर्सेज कुछ पड़े हैं जो हैं हमारे चैनल पर अवेलेबल, और नए कोर्सेज भी जो है वो यहाँ पर रेगुलरली आते रहते हैं, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, फायदा ही आप लोगों का इससे होने वाला है। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं तो okul.co@gmail.com पर भी आप लोग कर सकते हैं। इस कोर्स को अगर आप पूरा का पूरा रेटिंग करें, कंट्रीब्यूशन आप जरूर करें, तो उससे क्या है कि आप लोगों को हम लोग नोट्स और क्विजेस वगैरह जो है वो भी प्रोवाइड करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। सोच रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है कि मैन पावर की कमी होने की वजह से हम नहीं दे पा रहे हैं, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा, आप लोगों का साथ हमें मिलेगा तो हम लोग जो है वो आपको वो सारी चीजें भी प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले कोर्स में। अब इस कोर्स के अगले लेक्चर में तो मिलेंगे नहीं क्योंकि ये तो कंप्लीट हो चुका है, अगले किसी कोर्स में हम जरूर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।